learners, welcome to our YouTube channel Everything About Commerce. I hope कि आप सभी की जो है क्लास 11 के सेशन स्टार्ट हो गए होंगे और आपने जो सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, जिन बच्चों ने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है उनके पास 3 न्यू सब्जेक्ट्स आए होंगे, दैट इज़ बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। तो आप सब ने पूरा ईयर इन 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, इनसे सीखना है। तो इन सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सब्जेक्ट है वो हमें सिखाना क्या चाहते हैं, उनका सिलेबस क्या है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको तीनों सब्जेक्ट्स के सिलेबस का एक ओवरव्यू दूंगी। हम सब्जेक्ट्स की जो सिलेबस है उससे गो थ्रू करेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जब जिस चीज़ को हमने पढ़ना है उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसमें पढ़ने क्या वाले हैं। एक ओवरव्यू हमारे माइंड में होना चाहिए। इसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट्स बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊँगी कि आपने क्लास 11 में क्या पढ़ना है। ये जो सिलेबस है वो CBSE की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट से। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट से। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी जो थ्योरी है वो होगी 80 मार्क्स की, और जो प्रोजेक्ट वर्क होगा जिसमें आपको फाइल बनानी होती है, प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है, वो होगा 20 मार्क्स का। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें देख सकते हैं बिजनेस स्टडीज़ में क्लास 11 का जो 23-24 सेशन का सिलेबस है ये, इसमें यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं और 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें आपको मार्क्स के साथ सब कुछ दिया हुआ है, CBSE ने प्रोवाइड किया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेस, इसका फाउंडेशन ऑफ बिजनेस और फाइनेंस एंड ट्रेड, ये दो हमारी क्या है, ये यूनिट है। तो हम इसके डिटेल में अब इसको पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि पार्ट ए जो है वो भी 40 मार्क्स का है और पार्ट बी जो है वो भी 40 मार्क्स का है। ओके, तो मतलब 40 का पार्ट ए और 40 मार्क्स का ही पार्ट बी। तो देखते हैं अब इसमें हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहला जो यूनिट है, पार्ट ए की फर्स्ट यूनिट है, वो क्या है हमारी, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। इवोल्यूशन मतलब पहले बिजनेस कैसे होता था, मतलब पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे हम ट्रेड और कॉमर्स की, बिजनेस और कॉमर्स की। उसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस की मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, बिजनेस होता क्या है। फिर बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या है इसमें। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बिजनेस के, हम किस लिए बिजनेस को है एस्टेब्लिश करते हैं। फिर क्लासिफिकेशन बिजनेस एक्टिविटीज़ की, मतलब बिजनेस में जो कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, एक तो जैसे इंडस्ट्री है और एक कॉमर्स है। इंडस्ट्री में क्या करते हैं हम, जो गुड्स होती है उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, और कॉमर्स में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका काम होता है गुड्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाना। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के ये टाइप दिए हुए हैं, कॉमर्स ट्रेड के ये टाइप दिए हुए हैं, वो सब आपको डिटेल में सब्जेक्ट में पढ़ना है। उसके बाद हम बिज़नेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें रिस्क तो होगा ही होगा, बिज़नेस में रिस्क होता है। ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई बिज़नेस लगाया तो उसमें 100% प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता। बिज़नेस में रिस्क होता है, तो उसके बारे में जानेंगे कि रिस्क का जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, और ये किस वजह से होता है, कारण कॉज देखेंगे उसका, बिज़नेस रिस्क किस वजह से होता है। और सेकंड यूनिट में जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब बिजनेस जो है वो कितने टाइप का होता है, उसकी फॉर्म्स देखनी है, हम किस किस टाइप में जो है वो बिजनेस, किस किस टाइप का बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब सोल का मतलब अकेले, जो एक पर्सन सिंगल हैंडेडली क्या करता है, बिजनेस को चलाता है। दूसरा हो गया पार्टनरशिप, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस को चलाते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, मतलब जो आपको पता होगा किसी का खानदानी बिजनेस जो चल रहा होता है उस टाइप में। ठीक है, और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कुछ लोग मिलकर जो चलाते हैं। उसके बाद कंपनी तो आपको पता ही है कंपनी में क्या कंपनीज जो होती हैं वो भी बिजनेस ही करती हैं। तो किस टाइप की होती हैं, ये टाइप्स भी होगा, प्राइवेट होती हैं, पब्लिक होती हैं, 1 पर्सन कंपनी, ये सभी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी क्या होती है, हम कंपनी कैसे बनाते हैं। ठीक है, कंपनी में क्या क्या चीज़, कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या चाहिए होता है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है कंपनी को बनाने का, किन लॉज के अकॉर्डिंग हम कंपनी में जो एक्टिविटीज़ है उसको फॉलो करते हैं, सब कुछ कंपनी से रिलेटेड। अब चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अब हमें ये तो पता चल गया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप का होता है, कितनी फॉर्म्स होती हैं उसकी। अब हमें चॉइस करनी है, वो कैसे करेंगे, वो चॉइस भी करना सिखा देंगे ये। अब थर्ड यूनिट जो है वो है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल। एक तो पब्लिक एंटरप्राइज, मतलब पब्लिक सेक्टर होता है जो,
दूसरा प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेटली ऑन करते हैं पीपल होते हैं जो, ठीक है। जैसे कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कितने टाइप की होती हैं। फिर ग्लोबल एंटरप्राइजेज जो मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्क करती हैं, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप भी होती है, उसका भी पढ़ेंगे। फिर बिजनेस सर्विसेज, यूनिट 4 है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस जो है वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये सब देखेंगे। उसके बाद बैंकिंग सर्विसेज, ये सारी जो है बैंकिंग सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस है, ये सारा क्या है बिजनेस की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है। पोस्टल सर्विसेज हो गया, ओके। नंबर 5 इज़ एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस में अब क्या चेंजेस हो रहे हैं। ई बिजनेस जैसे कि कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं लोग, उसका भी सारा एक ओवरव्यू, उसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे और उसमें डिफरेंस भी देखेंगे कि ई बिजनेस और जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है जो पहले लोग करते थे उसमें क्या डिफरेंस है। और 6 यूनिट है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाम से आपको पता होगा ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस की एक तो ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, उसके साथ साथ उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि अगर वो बिजनेस जो है वो सोसाइटी से ही प्रॉफिट ले रहा है तो सोसाइटी को भी बदले में वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड करे। और उसके बाद बिजनेस एथिक्स, मतलब जो रूल्स होते हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस को वर्क करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी करता रहेगा बिजनेस। तो इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, केसेस देखेंगे इसके सब कुछ, ठीक है। अब इसका रोल क्या है बिजनेस का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में, बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। पार्ट बी में है फाइनेंस एंड ट्रेड। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना। अब यूनिट 7 है इसकी, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब आपको पता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए ऑब्वियसली पैसे की ज़रूरत तो है, फाइनेंस मनी की ज़रूरत तो है। तो हम ये देखेंगे कि उस जो बिज़नेस को फाइनेंस करने के लिए, बिज़नेस में पैसा लगाने के लिए हम कहाँ से वो पैसा ला सकते हैं, ओके। तो इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। अब जो है हम 2 टाइप से जो है पैसा ले सकते हैं, एक तो ओनर फंड हो गया, एक तो वो फंड, वो पैसा जो मालिक होता है बिजनेस का वो खुद लगाता है। और जो दूसरा होता है बोरोड फंड, बोरोड मतलब हम उधार लेते हैं बाहर अदर पार्टीज से, ठीक है। जो हमारे शेयर्स डिवेंचर्स ये सब आपको डिटेल में आएगा। अभी के लिए आप ये देख लीजिए, एक तो खुद का पैसा लगाता है ओनर, और ये क्या करता है वो उधार लेता है, क्रेडिट में लेता है। उधार लेने के भी कई टाइप से अलग अलग तरीके से हम क्या है, लोग क्या है हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ओके। उसके बाद है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज। अब स्मॉल बिजनेस के बारे में करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर होता है बिजनेस जो करता है, वही बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर। अब स्मॉल स्केल जो एंटरप्राइज है उसका एक्ट है MSMED एक्ट, मतलब स्मॉल स्केल का बिजनेस एंटरप्राइज क्या होता है, किस एक्ट के अकॉर्डिंग रन करता है, रोल क्या है स्मॉल बिजनेस का इंडिया में, और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स अप्लाई कर रखी हैं स्मॉल बिजनेसेस के लिए, वो पढ़ेंगे। अब देखते हैं इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है जो बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ है, सेल परचेज जो भी करना है वो सारी एक कंट्री के विद इन करना, कंट्री की बाउंड्री के अंदर एक ही कंट्री में जो हम बिज़नेस करते हैं उसको कहते हैं इंटरनल ट्रेड। अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप सभी को पता होगा गवर्नमेंट ने सारे टैक्स को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स बना दिया, वो क्या है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ओके। सो हमारी लास्ट यूनिट है अब इंटरनेशनल ट्रेड। पहले 9th यूनिट में हमने क्या किया था, इंटरनल ट्रेड। अब क्या है इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब इंटरनल ट्रेड तो जो कंट्री की बाउंड्री के विद इन होता है, और इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है 2 कंट्रीज़ के बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, ओके। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं इसके लिए, वो सब इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है, इसके लिए क्या हमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। अब ये है एक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या काम है, जो इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब पूरी इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे क्या करती है, सभी जो देश हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनके बिज़नेस के बारे में रूल्स बनाती हैं, उनको रेगुलेट करती हैं। सभी जो बिज़नेस हैं वो आपस में जो बिज़नेस करते हैं, सभी जो कंट्रीज़ हैं जो आपस में बिज़नेस करती हैं वो किसके अंडर करती हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। इसके द्वारा जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो सभी कंट्रीज़ को फॉलो करने पड़ते हैं अगर वो अपने देश से बाहर किसी और दूसरे देश में क्या कर रही हैं, बिज़नेस कर रही हैं। तो ये सब था हमारा क्लास 11 का बिज़नेस स्टडीज़ का सिलेबस। ट्रस्ट में बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है।
और आपको एक की पॉइंट बता दूँ बिज़नेस स्टडी को पढ़ने का, कि आपको इसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, और जो इसका मीनिंग है वो इसके नाम में ही छुपा होगा। जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। खुले दिमाग से पढ़ना, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके लर्नर्स, तो हमारा अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर हम बढ़ते हैं, जो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का हम सिलेबस देखते हैं क्लास 11 का। तो इसमें भी सेम है कि इसमें भी थ्योरी जो है वो 80 मार्क्स की आएगी, और प्रोजेक्ट जो फाइल वर्क है वो कितने का है, 20 मार्क्स का है। ओके ओके, तो इसमें हम देखते हैं पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए क्या है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, एंड पार्ट बी इज़ इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स ये हमारा पार्ट ए है। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स आपके लिए एक न्यू टर्म है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डाटा। किसी देश के बारे में हमें पता होना, कंट्री के बारे में, कि वहाँ पर कितने परसेंट लोग क्या करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इंडिया में 80% लोग एग्रीकल्चर करते हैं, कुछ परसेंट लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, इतने परसेंट लोग लिटरेट हैं, इतने परसेंट लोग लिटरेट हैं। तो ये सारा जो परसेंटेज में जो डाटा है वो हमें कहाँ से मिलता है, स्टैटिस्टिक्स से। जब हम डाटा को सारा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम उसका रिज़ल्ट निकालते हैं, तो हमें वो किससे मिलता है, स्टैटिस्टिक्स से। अब इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ऑब्वियसली हमारी बेसिक यूनिट है तो इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, इसका मतलब क्या है, स्कोप क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स के इकोनॉमिक्स में। ठीक है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, मैंने आपको कहा कि डाटा होता है, तो वो जो डाटा है वो हम कलेक्ट कैसे करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, कहाँ से वो डाटा आता है, किस टाइप का आता है, प्राइमरी या सेकेंडरी, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं उस डाटा को जो हमने कलेक्ट किया है, उसके बाद उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, ताकि हम आप जैसे जो लोग हैं, जो नॉर्मल ऑडियंस है, उसको सही तरह से समझ सके। ठीक है, उसके बाद जब स्टैटिस्टिक्स हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसको फिर इंटरप्रेट करने के लिए, उसका रिजल्ट निकालने के लिए कुछ टूल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सोल्यूशन करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, किन टूल्स की हेल्प से हम जो डाटा है उसके रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं, ऑथेंटिक रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आती है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें हम मीन, मीडियन, मोड, ये सब कुछ निकालेंगे। ये आपको जब आप अपना सिलेबस करोगे तभी आपको पता चलेगा। ये कोरिलेशन है, ये हम सीखेंगे। इंडेक्स नंबर, ये सारी क्या टर्म्स हैं, ये स्टैट्स की टर्म्स हैं जो हम क्या करेंगे आगे अपने फ्यूचर डेज में, पूरे ईयर में हम सीखेंगे। लेकिन ये सब कुछ बहुत ही ईजी है। स्टैटिस्टिक्स का बेसिक मतलब आप ये लिख लीजिए कि होता है डाटा, जिससे हमें कंट्री के बारे में या किसी भी पर्टिकुलर जो चीज़ है उसके बारे में हमें पता चलता है। उसके बाद है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैट्स तो हमने कर लिया, अब क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो क्या होता है। ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती हैं, उसका मीनिंग हम पढ़ेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है, कि हमें क्या बनाना है, कितना बनाना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हो गया, ये सब क्या है, इकोनॉमिक्स की ही टर्म है और बिल्कुल ईजी है, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 5 में है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। डिमांड तो हमें पता ही है, जब हम कोई चीज़ हमें चाहिए होती है उसकी हम डिमांड, जो मार्केट में होती है, कहते हैं ना इसकी डिमांड बहुत है आजकल। और फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है इकोनॉमिक्स में जहाँ पर डिमांड और सप्लाई क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूटिलिटी मतलब किसी चीज़ की उपयोगिता, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, फिर डिमांड है, मार्केट डिमांड, डेटर्मिनेंट्स मतलब हम डिमांड को कैसे पता लगाते हैं कि डिमांड इस चीज़ की कितनी है, डिमांड शेड्यूल कर्व, ये सब कुछ है टर्म्स हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, ये सब क्या है, इकोनॉमिक्स की टर्म है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब उसके बाद यूनिट 6 है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। उसमें हम प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट, उसके बाद कॉस्ट के बारे में, भाई किसी चीज़ को बनाने में जो कॉस्ट लगती है, रेवेन्यू बेचकर जो हमें पैसे मिलते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस को, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मार्जिनल कॉस्ट, सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल। परफेक्ट कंपटीशन में हम कैसे प्राइस डिटरमाइन करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, फीचर्स, सारा मीनिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, और सिंपल एप्लीकेशंस क्या होती हैं इसकी,
ओके, तो ये सब कुछ है, हम क्या करेंगे इकोनॉमिक्स में गो थ्रू करेंगे। उसके बाद लास्ट में जो आपका प्रोजेक्ट है इकोनॉमिक्स का वो आएगा। तो ये अभी आपको थोड़ा सा क्या है अजीब लग रहा होगा सुनने में, क्योंकि आपके लिए ये क्या है एक न्यू सब्जेक्ट है, कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट है। लेकिन मैं आपको इस बात की एश्योरेंस दिलाती हूँ कि बहुत ही ईजी है। एक बार अगर आपने बिल्कुल ध्यान से कर लिया तो आपको ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हम मिलकर इन सभी सब्जेक्ट्स को करेंगे और बहुत अच्छी तरह से करेंगे। ओके, तो चलो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। ओके लर्नर्स, सो आवर लास्ट सब्जेक्ट इज़ जिसका हमें सिलेबस गो थ्रू करना है इज़ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्लास 11 का सिलेबस हम देख रहे हैं। सेम मार्क्स वेटेज है, 80 मार्क्स की थ्योरी एंड 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट फाइल प्रैक्टिकल। इसमें भी दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 एंड पार्ट बी इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। अकाउंटिंग क्या होता है? बेसिकली आप एक ओवरव्यू वैसे समझ लीजिए कि कोई बिजनेस है, वो हम बिज़नेस करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बिज़नेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब लेन देन होता है, सेल परचेज़ होती है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, या हमारी एसेट्स हैं वो कितनी है, ये सारी जो टर्म्स हैं आपको इसके अंदर पता चल जाएंगी। तो हमें बेसिकली बिज़नेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए या फिर ये देखने के लिए कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बिज़नेस की पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसके लिए हम क्या करते हैं अकाउंटिंग करते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें कई स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल ईजी है, बस वही स्टेप्स हैं वो हमें अकाउंटेंसी में फॉलो करने हैं, अकाउंटेंसी में करने हैं। ठीक है, तो हम पार्ट ए में अभी डिटेल में देखते हैं आगे क्या है। पार्ट ए में देखते हैं, इसका पार्ट ए है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, फिर अकाउंटिंग प्रोसेस हम करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं पार्ट यूनिट 1 जो है 12 मार्क्स की और यूनिट 2 44 मार्क्स की, कुल टोटल हो गई है 56 मार्क्स। और पार्ट बी जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड है, ये 24 मार्क्स की है। प्रोजेक्ट पर हमारा होता है 20 मार्क्स का। ओके, तो देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है। थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ऑब्वियसली सारी चीज़ों में आपका क्या होगा इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, होल न्यू सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, ये सब कुछ इंट्रोडक्शन है वो आपको करना है। इसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मतलब कि जैसे कुछ टर्म्स होती हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, ड्राइंग्स, ट्रांजैक्शन, इवेंट्स, क्रेडिटर, डेटर, परचेज, सेल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये सब जो है ये टर्म्स है अकाउंटेंसी की। बहुत सारी टर्म्स हैं जिससे हम लगा लो ये अकाउंटेंसी की लैंग्वेज है। तो ये सारी टर्म्स हमें करनी है। उसके बाद थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब थ्योरी बेस में क्या आता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, गैप कॉन्सेप्ट। मतलब अब अकाउंटिंग को करने के लिए ऐसा तो है नहीं सारे बिजनेस अपने अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, अजम्पशंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मेनली कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उनके बेसिस पर ही हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। वो सभी बिजनेसेस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमें देख रखे हैं, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, मैचिंग कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, ये सब कुछ क्या है हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इन सब को फॉलो करके ही कोई बिजनेस अकाउंटिंग करता है। ओके, उसके बाद क्या आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये एक तरह से लगा लो कि रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो सभी इंडिया में जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद हम जीएसटी में पढ़ेंगे, जीएसटी का पढ़ेंगे। इसमें जीएसटी क्या है, कब आया, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, एवरीथिंग अबाउट जीएसटी हम इसमें पढ़ेंगे। जो गवर्नमेंट ने जीएसटी का टैक्स जो है अप्लाई किया है इंडिया पर। उसके बाद है अकाउंटिंग प्रोसेस, मतलब हम अकाउंटिंग एक्चुअल में करते कैसे हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले देखना होता है जो बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शन है उसकी रिकॉर्डिंग। मतलब बिज़नेस में ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन जो हो रहा है, सेल का, परचेज़ का, सामान जो हम बेचते हैं, जो ख़रीदते हैं, ठीक है, उसको पहले रिकॉर्ड करना है। ये देखना है कहाँ करना है, वो सारी बुक्स हैं, जर्नल है, ठीक है,
स्पेशल कैश बुक है, कैश बुक विद बैंक कॉलम, ये सब बुक्स है, परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल रिटर्न बुक, ये सारा कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। ये बहुत ही इजी है, ठीक है। सबसे पहले बेसिकली ये रख लो कि रिकॉर्ड करना है हमें जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है उनको। उसके बाद बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, ये एक चैप्टर है। डेप्रिसिएशन है, प्रोविज़न है, रिजर्व्स है, ये भी डेप्रिसिएशन हमारा एसेट्स में लगता है, प्रोविजंस, रिजर्व, ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। मेथड्स क्या है डेप्रिसिएशन के, वो सब कुछ, डिफरेंस, ये सब कुछ करना है हमें। रिजर्व कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है कैपिटल और रिवेन्यू रिजर्व में। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसमें जो अगर कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, मतलब इसमें अगर गलती हो जाए उसको हम रेक्टिफाई कैसे करते हैं, ओके। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, अब दो अकाउंट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको सारा रूल्स के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करके उसके बाद हमें नेट प्रॉफिट लास्ट में पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट हमें हमारी कंपनी की पोजीशन बताती है कि हम इस टाइम पे हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ये सब कुछ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे पहले तो कोई भी बिज़नेस देखना चाहेगा कि उसने कितना प्रॉफिट किया है। उसके लिए जो सारी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। लास्ट में हमें क्या पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बिज़नेस की पोजीशन क्या है। क्योंकि ये जो बिज़नेस की जो पोजीशन है इसमें कई पार्टीज़ इंटरेस्टेड होती हैं, जैसे कि हमारे ओनर हो गए, और जो पार्टीज़ जिसने हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, गवर्नमेंट हो गई, बहुत पार्टीज़ इंटरेस्टेड होती हैं। इसे हम क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, मतलब सभी को बताते हैं कि हमारे बिज़नेस की पोजीशन ये है और हमारा नेट प्रॉफिट इतना है। तभी लोग उससे अट्रैक्ट होकर हमारे बिज़नेस में और भी इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग किस लिए की जाती है, ताकि हमारा जो बिज़नेस है उसकी हम जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट के बारे में हमें पता चल सके, पोजीशन के बारे में हमें पता चल सके। अब पोजीशन और प्रॉफिट को जानने के लिए जो पूरा प्रोसेस है वो हमें करना होता है, ठीक है। तो हमें यही करना है क्लास 11 की अकाउंटेंसी में। ये बहुत ही बेसिक है। आपको एक बात बता दूं कि क्लास 11 और क्लास 12 का अगर आपने अकाउंट्स अच्छे से कर लिया तो आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास 11 और क्लास 12 का जो अकाउंट्स है वो बहुत बहुत अच्छे से करना। इसका एक की पॉइंट है कि अकाउंटेंसी कैसे करनी है। अकाउंटेंसी करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, मतलब आपको डेली अकाउंट्स करना ही करना है आपको। और इसमें जो प्रैक्टिकल पोर्शन होता है, बहुत से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उसको आपने अपने हाथ से, पेन से अपने नोटबुक पे सॉल्व करके देखना है। ये नहीं कि आपने ऊपर से ओवरव्यू ले लिया और वो हो गया। उस टाइम तो आपको लगेगा कि चलो मुझे आ गया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको याद नहीं रहेगा। और कभी आपको ऐसे भी लग सकता है कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल है, मुझसे तो नहीं होगा, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक बार समझ नहीं आएगा, लेकिन सेकंड टाइम पक्का आपको कुछ समझ आने लगेगा, और थर्ड टाइम में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर अगर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे कि मैंने आपको कहा, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस इसका जो है वो मेन सॉल्यूशन है अकाउंटेंसी को करने का, ठीक है। तो आप कंसिस्टेंट रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो अकाउंटेंसी आपको इजीली हो जाएगा, ओके। तो अब लास्ट में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो भी मैंने ये सारा सिलेबस डिस्कस किया है वो बिल्कुल ओवरव्यू है सिलेबस का। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर मीनिंग ही बता दिया मैंने उसका। इसका जो प्रॉपर मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो हम बिल्कुल अच्छी तरह करेंगे जब हम इसका डिटेल में सिलेबस डे टू डे वाइज सिलेबस करेंगे। तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, हम इन सभी सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह से कवर करेंगे, ओके। आई होप कि आपको ये सिलेबस वाली जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये तीनों सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के ही, ये आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट बेस है। आपने फ्यूचर में कोई भी स्ट्रीम जो है चूज़ करनी है, ये जो बेस है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप फ्यूचर में आगे जाकर अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, अच्छी तरह कर सकते हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप क्लास 11 और 12 में बिल्कुल अच्छी तरह समझ के, कॉन्सेप्ट्स को समझ के इसे कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो हम इसी तरह से वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे और अपनी क्लास 11 की तीनों सब्जेक्ट्स की जो प्रिपरेशन है उसको अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्ते।